देखिए हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सारणी की प्रॉपर्टी को। मतलब मैंने इसका बेसिक आपके पहले लेक्चर में बता दिया। सारणी का जो पहला लेक्चर था उसमें मैंने इसका बेसिक बता दिया है। और हम स्टार्ट करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज को कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। देखिए यहाँ पे क्या क्या प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है। पहली प्रॉपर्टी है आपकी कि मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट है ए बी सी पी क्यू आर यू वी डब्ल्यू। मान लो ये कोई डिटर्मिनेंट है और डिटर्मिनेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको इतना पता होगा जो हॉरिजॉन्टल होता है वो आपके रो का काम करता है। ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। पहले लेक्चर में ये सारी चीज मैंने आपको बताई थी। ये आपका कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। हॉरिजॉन्टल आपका रो होता है, वर्टिकल आपका कॉलम होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब भाई अगर किसी डिटर्मिनेंट के, इसमें प्रॉपर्टी क्या अप्लाई करने वाले हैं हम लोग कि ये आपका डिटर्मिनेंट है और डिटर्मिनेंट की सारी रो को हम कॉलम में और सारे के सारे कॉलम को रो में, मतलब पंक्तियों को स्तंभ में, स्तंभ को यदि पंक्तियों में हम चेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो जैसे रो है, इसको कॉलम बना दो ए बी सी। जी रो है, इसे बना दो पी क्यू आर। और ये भी रो है तो क्या बना दो यू वी डब्ल्यू। तो मैंने क्या बोला कि डिटरमिनेंट की रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज करने पर उस डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब क्या होगा, जो रो है चाहे इसको कॉलम लिखो चाहे कॉलम को रो लिखो, दोनों कंडीशन पे उस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसी होगी, बराबर होगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं क्या है। मान लीजिए कोई आपके पास डिटरमिनेंट है, ये आपका ये डिटरमिनेंट है और उस डिटरमिनेंट का कोई भी रो, एनी रो या एनी कॉलम अगर वो पूर्णतः जीरो है, पूरी तरह से जीरो, मान लो ये जीरो है और यहाँ पे कोई नंबर है 2 3 4 0 7 9। अगर किसी डिटर्मिनेंट का कोई भी रो, मतलब पहला रो दूसरा रो तीसरा, तीनों रो में से कोई भी रो, अगर 4 ऑर्डर गए तो चारों रो में से कोई रो या कोई भी कॉलम अगर पूरी तरह से जीरो है तो बगैर सोचे समझे उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हम लोग जीरो लिखेंगे। और नहीं है तो मैंने पहले लेक्चर में आपको एक्सपेंशन पढ़ा है, तो आप एक्सपेंशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं, तब भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट आपके सामने है, जो डायरेक्ट आपको याद करना है, मतलब याद करना दिमाग में बैठाना है, सेट करना है। ठीक है, मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट हो, उसके दो या कोई दो कॉलम, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम समान है। जैसे मान लीजिए अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जेड, अल्फा बीटा गामा, कोई भी दो रो, जैसे पहला रो और दूसरा रो। अब भाई मैंने क्या बोला कि रो और कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो अगर इसको इंटरचेंज करोगे तो ये कॉलम बन जाएगा। तो इस कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्रॉपर्टी रो के साथ अप्लाई होती है वही प्रॉपर्टी कॉलम के साथ अप्लाई होगी। तो जैसे मैंने यहाँ पर रो को जीरो करके जीरो लिखवा दिया, तो जरूरी नहीं रो जीरो हो, कॉलम भी अगर जीरो होगा तब भी जीरो करेंगे, क्योंकि रो और कॉलम को इंटरचेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या होगा कि जो प्रॉपर्टी रो पे अप्लाई होती है वही प्रॉपर्टी कॉलम के साथ भी अप्लाई होगी। अब यहाँ पे दो रो समान है, अब जरूरी नहीं कि रो समान, रो मतलब पंक्ति से क्षैतिज जो है, रो समान, रो भी समान हो सकते हैं, कॉलम भी समान हो सकते हैं। बस इतना याद रखना कि अगर दो रो और दो कॉलम समान है तो आप लोगों को बस आंख बंद करके उस डिटरमिनेंट की वैल्यू को कितना रख देना है, जीरो। अगर दो रो दो कॉलम समान है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई आपका डिटरमिनेंट है, कोई आपका डिटरमिनेंट, मैंने इसका नाम डेल्टा रखा है। क्या रखा है, डेल्टा। कुछ नाम रख दिया मैंने। और मान लो यहाँ पे क्या है, ए है बी है सी है पी है क्यू है आर है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे डब्ल्यू है। इस डिटरमिनेंट में मैंने मान लो किसी लैम्डा का मल्टीपल किया, तो मैट्रिक्स जब मैंने आपको पढ़ाया था और जब मैंने वहाँ पे नंबर का मल्टीपल किया था तो वो मल्टीपल जो हुआ था वो सारे के सारे एलिमेंट में हुआ था, उस मैट्रिक्स के सारे के सारे एलिमेंट में हुआ था। लेकिन डिटरमिनेंट में जब किसी नंबर का मल्टीपल करते हैं तो वो मल्टीपल पर्टिकुलर किसी एक रो, पर्टिकुलर किसी एक रो या या पर्टिकुलर किसी एक कॉलम में होगा, या तो पहली रो में हो जाएगा
या दूसरे में हो जाएगा या तीसरे में हो जाएगा, या पहले कॉलम में होगा या दूसरे कॉलम में होगा या फिर तीसरे। तो मैंने क्या बोला कि जो प्रोडक्ट होता है, जो मल्टीप्लीकेशन होता है किसी एलिमेंट का किसी डिटर्मिनेंट के साथ, तो वो मल्टीपल किसी एक रो किसी एक कॉलम में, मान लीजिए मैंने लेमडा का मल्टीपल किया तो मैंने पहले कॉलम में कर दिया लेमडा ए, लेमडा बी, लेमडा सॉरी यू, ठीक है। बाकी ज्यों बी क्यू भी ज्यों सी आर डब्ल्यू ज्यों जरूरी नहीं है कि आप पहले कॉलम में करें, आपका मन दूसरे कॉलम में, आप दूसरे में कर दो, तीसरे में मन है तीसरे में कर दो, पहली रो में पहली, मान लो मुझे थर्ड रो में करना है, मान लो तो थर्ड रो में कर दो लेमडा यू, लैम्डा वी, लैम्डा डब्ल्यू, बाकी जो कि तो पी क्यू आर ए बी सी। तो मैंने क्या बोला कि जब किसी डिटरमिनेंट में किसी भी नंबर का मल्टीपल करना है तो वो किसी एक रो किसी कॉलम में करेंगे। अब वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन में फायदा कहाँ होने वाला है। अगर वो फायदा रो के साथ होगा तो मल्टीपल मैं रो में करूंगा, अगर कॉलम के साथ होगा तो वो कॉलम में करूंगा। तो प्रॉपर्टी का यूज हमें आपके फायदे के हिसाब से करना है, फायदा आपको कहाँ होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है कि मान लो जैसे मैंने प्रोडक्ट किया तो एक रो और एक कॉलम के साथ किया, वैसे रूल होता कॉमन का। मान लीजिए कि कोई डिटर्मिनेंट है आपके पास, वो डिटर्मिनेंट क्या है आपका 5 10 20, यहाँ पे कितना है 8 10 20, हाँ 5 7 2 0 3 11, ये कोई डिटर्मिनेंट है। अगर कभी डिटर्मिनेंट से कोई भी नंबर कॉमन आता है, कोई भी संख्या कॉमन आती है, तो इतना याद रखना वो कॉमन जो नंबर है वो या तो पूरे किसी रो से आना चाहिए, कॉमन तभी आएगा या तो पूरे किसी रो में कॉमन हो या पूरे किसी कॉलम में कॉमन हो। तो यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, अभी तो नहीं दिख रहा है फिलहाल में, यहाँ भी कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन पहली रो में आपको 5 कॉमन दिख रहा है। तो कॉमन का जो रूल होता है वो किसी पर्टिकुलर एक रो या एक कॉलम के साथ होता है। तो यहाँ से 5 कॉमन ले लिया, यहाँ एक बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 4 बचा, यहाँ 5 बचा, यहाँ 7 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, 11, मतलब ये दोनों तो सेम रहेंगे। R2 ज्यों के त्यों, R3 ज्यों के त्यों, कॉमन कहां से लिया R1 से, R1 से 5 कॉमन लेने के बाद ये बच गया आपका। तो कॉमन का नियम होता है कि जो कॉमन आता है वो किसी एक रो अथवा किसी एक कॉलम के साथ ही कॉमन आता है। तो प्रॉपर्टी को आपको समझना है कि अप्लाई कैसे करती है, कॉमन कैसे आता है, प्रोडक्ट कहाँ करना होता है, रो कॉलम को चेंज करने पर क्या फर्क पड़ता है, अगर कोई रो या कॉलम जीरो है तो क्या होता है, अगर दो रो या दो कॉलम समान है तो क्या होता है। तो आपको चीजों को रटना नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग में सेटअप करके रखना है, सेट करके रखना है कि कैसे क्या होता है। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 6 कहती है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में, मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट है ए बी सी पी क्यू आर यू वी डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू, अब किसी डिटर्मिनेंट की किन्हीं दो रो, किन्हीं दो, मैंने क्या बोला पर्टिकुलर किन्हीं दो रो, अब जो रो के साथ होता वही कॉलम के साथ होता। तो सीधी बात है जितनी प्रॉपर्टी मैं रो के साथ अप्लाई कर रहा हूँ वही प्रॉपर्टी सिर्फ काय के साथ अप्लाई होंगी, कॉलम के साथ अप्लाई होगी। किसके साथ अप्लाई होगी, कॉलम के साथ। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि मैं दो रो को इंटरचेंज करना चाहता हूँ, मैं दो रो को, तो मैंने क्या किया रो वन चेंज टू रो थ्री और रो थ्री चेंज टू रो वन। बोथ बोथ साइड एरो लगा है तो बोथ साइड एरो का मतलब है ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा और ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, समझिए। अब मैंने क्या किया, जो रो वन है और जो रो थ्री है इनको इंटरचेंज करना, तो जो रो वन को यहाँ लिख दो ए बी सी, यहाँ पे कितना यू वी डब्ल्यू, रो वन और रो थ्री को इंटरचेंज कर दिया। अब रो वन और रो थ्री आपका जब इंटरचेंज हो गया तो अपन लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रो टू से कोई, अब भाई यहाँ पे रो टू का कोई जिक्र ही नहीं हो रहा, रो टू की कोई बात ही नहीं हो रही। तो मैंने क्या बोला कि किसी भी डिटर्मिनेंट में पर्टिकुलर के लिए दो रो, पर्टिकुलर के लिए दो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रो को इंटरचेंज किया। अब इतना याद रखना, जब सारी की सारी रो को सारे के सारे कॉलम में और कॉलम को रो में इकट्ठा चेंज करते हैं तो उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर किन्हीं दो रो अथवा किन्हीं दो कॉलम में को अगर इंटरचेंज करेंगे, किन्हीं दो रो किन्हीं दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो बाहर आपका माइनस का सिंबल आ जाएगा। क्या क्या सिंबल आ जाएगा आपका, माइनस का सिंबल आ जाएगा। जब पर्टिकुलर किन्हीं दो रो पर्टिकुलर किन्हीं दो कॉलम को चेंज करेंगे तब।
तो यहाँ पे बीच में जो कितना रहेगा, क्योंकि इससे भी बात ही नहीं हो रही, पी क्यू आर। चेंज कौन कौन हुआ, R1 और R3, बाकी R2 से कोई मतलब ही नहीं है, तो वो जो हो रहा। चलिए अब मान लो इसी को मैं आगे बढ़ा दूं, इसी को, तो मैंने यहाँ पे क्या अप्लाई कर दिया, मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया क्या, C1 चेंजेस टू कितना C2, और C2 चेंजेस टू C1, इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। अब मैंने कॉलम को चेंज कर दिया। अब कॉलम, भाई मैंने क्या बोला, पर्टिकुलर के लिए दो रो, पर्टिकुलर के लिए दो कॉलम को मैं इंटरचेंज कर सकते हैं, बट इतना याद रखना, जब दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो बाहर माइनस का सिंबल आया, जैसे रो 1 रो 3 चेंज हुआ, माइनस आया। अब कॉलम 1 कॉलम 2 के साथ चेंज हुआ, फिर माइनस आएगा, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये आपका पता है, आपको पता ही होगा, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। अब इन दोनों को इंटरचेंज करो, जब इंटरचेंज करो तो यहाँ पे हो जाएगा वी क्यू बी, जो कॉलम 2 था 1 पे आ गया, और जो 1 था वो 2 पे चला गया, यू पी ए, यहाँ पे कितना है डब्ल्यू आर सी। तो मैंने क्या बोला कि किन्हीं भी दो रो और किन्हीं भी दो कॉलम को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। बस इतना याद रखना, जब डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, दो रो और दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, तो बाहर माइनस का सिंबल आएगा। चलिए अब इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर आपका है 7। प्रॉपर्टी नंबर कौन सा है आपका, 7। मान लीजिए कोई आपके पास डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट है आपके पास कितना, पी क्यू आर यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। चलिए अब देखो यहाँ पे बेटा, अगर हमको नीड है तो हम अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी मतलब जरूरत के अनुसार हम डिटरमिनेंट की किन्हीं भी दो रो अथवा किन्हीं भी दो कॉलम को आपस में सबट्रैक्ट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। उस डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि मुझे C2 को चेंज करना है और C2 में से C1 घटाना है। मान लो मुझे कोई फायदा होने वाला है कि अगर C2 में से मैं C1 घटा दूंगा तो कोई मुझे कैलकुलेशन में सिंप्लीफिकेशन मिल जाएगा, मतलब कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी। इन प्रॉपर्टी का यूज केवल उसकी एक्सपेंशन को सिंप्लीफाई करने के लिए करना है, यही इसका यूज है। क्योंकि भाई अगर डिटर्मिनेंट है तो उसको सॉल्व तो करना ही है। अब ये प्रॉपर्टी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि भाई हो सकता है कि सवाल काफी ज्यादा लेंथी हो, काफी ज्यादा एल्जेब्रिक हो, काफी ज्यादा लॉगरिथम हो सकता है काफी ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिकल हो। तो इन सबको सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखो मैंने क्या करा यहाँ पे कि मैंने C2 में से C1 घटा दिया। तो दो रो या दो कॉलम को आपस में चाहे आप ऐड करें और चाहे सबट्रैक्ट करें, चाहे यहाँ पे जैसे माइनस लगाए तो यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, दोनों के लिए बात हो रही है। तो ऐड और सबट्रैक्ट करने पर उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कितना है, क्या है, P है, यहाँ U है, यहाँ X है। C2 चेंज हुआ, चेंज कौन हुआ, C2, जे है आपका C2, चेंज कौन हुआ, C2। तो C2 को मैंने चेंज किया और C2 में से क्या घटा दिया, C1। तो C2 के सामने C1 जे लिखा, घटा दो, तो पहला एलिमेंट पहले से, जो C2 है और ये C1, जब घटाएंगे तो पहला एलिमेंट पहले से, Q माइनस का P, V माइनस का U और Y माइनस का X, और ये R W और Z आपका ज्योमेट्री रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब हुआ कि डिटर्मिनेंट में किन्हीं भी अपनी आवश्यकता अनुसार किन्हीं भी दो रो किन्हीं भी दो कॉलम को सबट्रैक्ट करके हम लोग क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करें चाहे ऐड करें, किन्हीं भी दो रो किन्हीं भी दो कॉलम को सबट्रैक्ट करें चाहे ऐड करें, जोड़े या घटाएं, उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो अगर आप इसका एक्सपेंशन करते हैं, प्रसार करते हो, इसका मान 5 आ जाता है, तो ये बात क्लियर है कि इसके प्रसार के बाद भी इसका मान 5 ही आएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, यहाँ तक देखिए, आगे बढ़िए। प्रॉपर्टी नंबर कौन सा है, 8। प्रॉपर्टी नंबर क्या है आपका, 8। तो मैंने अभी क्या बोला कि हम दो रो या दो कॉलम को ऐड और सबट्रैक्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, हो सकता है यहाँ पर रो के साथ हो रहा हो। इसमें मैंने क्या दिया कि रो 3 चेंजेस टू रो 3 प्लस का रो 1, तो रो 3 में जी आपका रो 3 है, रो 3 में किसको ऐड करना है, रो 1 को ऐड करना है, तो वही फंडा रो 3। अच्छा एक चीज याद रखना, जो लेफ्ट में लिखा है वो चेंज हो रहा है, तो यहाँ C2 चेंज हो रहा था, यहाँ R3 चेंज हो रहा, क्या चेंज हो रहा, R3। R3 में मैंने R1 को ऐड किया। हमने क्या बोला कि जब हमको जैसी नीड होगी वैसा हम लोग काम करेंगे, तो मैंने क्या किया, R3 में R1 ऐड किया, तो X में P ऐड हो गया, X प्लस P, Y प्लस Q
और जेड प्लस आर, जेड प्लस आर। यहाँ पे क्या है, यू वी डब्ल्यू, यहाँ पे पी क्यू आर। इस प्रकार से किन्हीं भी दो रो और किन्हीं भी दो कॉलम को सबट्रैक्ट करने पर उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखना है। चलिए अब बात आती है प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या है आपका, क्या कहता है जी। मान लो कोई डिटर्मिनेंट है पी क्यू आर यू वी डब्ल्यू एक्स बाई जेड, मान लो ये कोई डिटर्मिनेंट है। मैंने क्या किया, अब यहाँ पे मैं तीनों रो तीन कॉलम के साथ, अभी मैंने दो रो दो कॉलम को सबट्रैक्ट किया। अगर मुझको सॉरी, अगर हमको नीड ऐसी है कि मुझे तीनों कॉलम या तीनों रो को आपस में जोड़ना है, या किन्हीं दो को जोड़ के तीसरे को घटाना है, या किन्हीं दो को घटा के तीसरे को जोड़ना है, तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। मतलब रो कॉलम को आपस में ऐड और सबट्रैक्ट कर सकते हैं, इससे डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो अगर इसका मान 5 है तो यहाँ भी 5 आएगा, ऐसा करने पर भी 5 आएगा। और चाहे यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 माइनस C3। मान लो नीड हमें ऐसी है कि C1 C2 को मैंने क्या किया, ऐड किया, और C3 को सबट्रैक्ट किया। हो सकता है इससे कोई फायदा होने वाला हो सकता है इससे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा सिंपल हो रही हो, और होगी। जब मैं आपको क्वेश्चन लगवाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि प्रॉपर्टी का मतलब क्या, प्रॉपर्टी क्यों लगा रहे हैं। तो अगली वीडियो में जब मैं अगला लेक्चर दूंगा तो इन सारी चीजों को मैं बताऊंगा। ये C1 है, C1 में C2 ऐड हो रहा, तो P में आपका Q ऐड हो रहा, सॉरी P में आपका Q ऐड हो रहा और R सबट्रैक्ट हो रहा, U में V ऐड हो रहा और W सबट्रैक्ट हो रहा, X में Y ऐड हो रहा, Z आपका सबट्रैक्ट हो रहा। तो C1 और C2 को मैंने ऐड किया, C3 को मैंने सबट्रैक्ट किया, इन दोनों को ऐड किया, इसको सबट्रैक्ट किया। अच्छा, जो लेफ्ट में लिखा मैंने क्या बोला, वही आपका चेंज होगा। बाकी जो कितना, यहाँ पे कितना है, Q V बाई R W और Z, ये आपका चेंज हो गया। तो इस प्रकार से मैंने क्या बोला, दो रो या दो कॉलम को ऐड कर सकते हैं और सबट्रैक्ट कर सकते हैं, और हम तीनों रो तीनों कॉलम को भी आपस में ऐड और सबट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़िए, चलिए आगे बढ़िए। अब देखो ब्रेकिंग रूल, अब मैं क्या करूंगा, डिटर्मिनेंट में ब्रेक करने वाली बात आती है। अच्छा, एक थोड़ा सा और समझ लीजिए। मान लीजिए प्रॉपर्टी नंबर आपकी 9 है, और 9 नंबर का प्रॉपर्टी क्या कहता है, मान लीजिए प्रॉपर्टी सॉरी डिटर्मिनेंट है पी क्यू आर यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। मान लो मैंने क्या किया, जेड थोड़ा सुंदर नहीं लग रहा, मान लो कोई आपका डिटर्मिनेंट है, मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई की, प्रॉपर्टी अप्लाई की, C1 चेंजेस टू C1 प्लस का लैम्डा C2। मैं किसी भी कॉलम से किसी दूसरे कॉलम में किसी स्केलर का मल्टीपल करके भी ऐड और सबट्रैक्ट कर सकता हूँ। जैसे C1 में मैंने C2 को ऐड किया और C2 में मैंने स्केलर का मल्टीपल कर दिया लैम्डा का, तो किसी स्केलर का मल्टीपल करके भी हम लोग ऐड और सबट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने क्या किया, C1 में C2 ऐड तो करना है, लेकिन लैम्डा का मल्टीपल करके करना है। तो हमने P में Q को ऐड किया, लेकिन लैम्डा का मल्टीपल, तो लैम्डा Q हो जाएगा। ऐसे U में V का मल्टीपल किया, लेकिन लैम्डा का मल्टीपल, सॉरी, U में V ऐड किया लैम्डा का मल्टीपल करके, एक्स में बाई ऐड किया लैम्डा का मल्टीपल करके। तो किसी भी रो में किसी अदर रो को या किसी भी कॉलम में किसी अदर कॉलम को हम लोग ऐड सबट्रैक्ट कर सकते हैं किसी स्केलर का मल्टीपल करके। जैसे मैंने C1 में C2 ऐड किया, लेकिन C2 में मल्टीपल किसका किया था, मैंने लैम्डा का किया था। किसका मल्टीपल किया, लैम्डा का। क्लियर है ना। चलिए, तो मैंने C1 को चेंज किया और जो लेफ्ट में लिखा होता है वो चेंज होता है। चलिए यहाँ देखिए, तो C1 प्लस का लैम्डा C2। चलिए यहाँ पे कितना है, Q V Y R W और Z। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका कि C1 में मैंने क्या किया, C2 को ऐड किया और लैम्डा का मल्टीपल करके किया। चलिए अब इसके बाद अगली प्रॉपर्टी पर फोकस करते हैं। अगली प्रॉपर्टी में क्या है आपका, समझ लीजिए। तो कैसे ऐड करते, कैसे सबट्रैक्ट करते, कैसे कॉमन निकालते, कहाँ जीरो होता कहाँ जीरो नहीं होता, कैसे रो रो को बदलते, कैसे कॉलम कॉलम को बदलते, कैसे क्या चेंज होता, इस पूरे लेक्चर में यही सब है। मतलब जो ऑपरेट करने वाली चीजें वो कैसे हो रही है। ठीक है, डिटरमिनेंट के रो कॉलम को कैसे हम लोग आपस में ऑपरेट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या कहता है, समझिए। मान लो कोई डिटरमिनेंट है आपका P Q R U V W X Y Z, मान लीजिए ये की डिटरमिनेंट है। अब मैंने क्या किया,
इस डिटरमिनेंट में मैं थोड़ा थोड़ा सा चेंज करो, मुझे रूल जो बताना वो इसमें बन नहीं पाएगा। मान लो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे x प्लस का a, y प्लस का b, z प्लस का c, अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे u v w। अब मुझे क्या करना है, इस डिटरमिनेंट को दो पार्ट में ब्रेक करना है। कितने पार्ट में ब्रेक करना है? दो पार्ट। अब जब डिटरमिनेंट को दो पार्ट में हमें ब्रेक करना हो तो उसको किसी एक रो या किसी एक कॉलम की रिस्पेक्ट ब्रेक करते हैं। तो इसका मैं जो ब्रेकिंग रूल मैं अप्लाई करूंगा वो C1 में करूंगा। ठीक है, तो C1 में जब ब्रेकिंग रूल अप्लाई करेंगे तो C2 ज्यों के त्यों चलेगा और C3 ज्यों के त्यों चलेगा। मान लो मुझे इसे दो पार्ट में ब्रेक करना, तो पहला पार्ट तो ये बन गया, प्लस लगा दो, और दूसरा पार्ट ये बन गया। ठीक है, मैंने क्या कहा, मुझे C1 को ब्रेक करना है तो ये ज्यों के त्यों, अल्फा बीटा गामा यू वी डब्ल्यू, अल्फा बीटा गामा यू वी डब्ल्यू। यहाँ पे कितना है, एक्स वाई जेड, क्योंकि भाई मैंने किसको ब्रेक किया, C1 को। जब मैंने C1 को ब्रेक किया तो मैंने क्या बोला, C2 और C3 जो कि तो रहेगा। C1 में दो एलिमेंट थे, तो पहला एलिमेंट मैंने पहले डिटरमिनेंट को दे दिया और दूसरा एलिमेंट दूसरे डिटरमिनेंट को दे दिया। इससे मिल गया A B C। तो इस प्रकार से दो भागों में हम इनको क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। जरूरी नहीं किस प्रकार से ब्रेक करना हो, अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप एक काम और कर दो, करेंगे दो ही भागों में। जैसे मान लीजिए बीच में प्लस ही रहेगा, C1 को ही ब्रेक करेंगे तो C2 जो कहता हूँ अल्फा बीटा गामा, यहाँ भी अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे यू वी डब्ल्यू, यहाँ पे यू वी डब्ल्यू। क्लियर है ना? चलिए अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने इसको क्या x दे दिया, इसको इसमें से a दे दिया, क्योंकि C1 को ब्रेक करना है तो C1 का x इसे दे दिया और a इसे दे दिया। मान लो इसको मैंने y प्लस बी पूरा ही दे दिया। अब भैया जब y प्लस बी पूरा पूरा यहाँ है तो यहाँ जब कुछ नहीं बचेगा तो क्या चला जाएगा, जीरो चला जाएगा। मान लो इसको अगर मैंने जीरो दे दिया तो यहाँ पे पूरा z प्लस क्या रहेगा, c रहेगा। तो इस प्रकार से भी हम ब्रेक कर सकते हैं। सीधी बात है, जो कॉलम या जो रो ब्रेक होता है उसके एलिमेंट बट जाएंगे, बाकी का रो और कॉलम आपका ज्यों के त्यों रहेगा। तो मैंने C1 को ब्रेक किया तो C1 के एलिमेंट दोनों में मिला के बट गए। अगर इनको दोबारा से टोटल करोगे तो इन दोनों का टोटल पहले वाले कॉलम के बराबर आएगा। देखो x प्लस ए, y प्लस बी में जीरो जोड़ा, y प्लस बी, जीरो में z प्लस सी प्लस z प्लस सी, क्योंकि मैं C1 को ब्रेक कर रहा था तो C2 ज्यों के त्यों चला और C3 भी ज्यों के त्यों चला। तो इस प्रकार से हम रो और कॉलम को किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम के रिस्पेक्ट किसी डिटरमिनेंट को ब्रेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं एक डिटरमिनेंट को ऑपरेट करता हूँ या कर सकते हैं। ठीक है, और इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे उनको अप्लाई करना होता है वो अपन समझते हैं। एग्जाम्पल लेकर देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन है आपका, मैंने क्वेश्चन दिया आपको, क्वेश्चन है आपका 9502732 -2, ये डिटरमिनेंट है। ठीक है, अब भाई इसको सॉल्व करना है। वैसे तो मैं इसका एक्सपेंशन भी कर सकता हूँ, अगर मैं इसको एक्सपेंशन करूंगा तो मैंने 9 को बाहर रखा, आपको मैं बता ही चुका हूँ पिछले वीडियो में। उसके सामने का रो, किसी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट एक्सपेंशन करते हैं। मैं एक्सपेंशन ऑफ R1, एक्सपेंशन किससे कर रहा हूँ, R1 से। ठीक है, ऐसा बोल रहे एक्सपेंशन विथ रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, R1। एक्सपेंशन का मतलब क्या है, फिर साथ से। ठीक है, R1 से जब मैंने एक्सपेंशन किया, R1 में मैंने 9 को बाहर रखा, सामने का रो कॉलम छुपा दिया, बाकी चार एलिमेंट बचे 3 -2 2 और यहाँ भी 2 बचा आपका। फिर मैंने क्या किया, 2 को बाहर रखा, उनके सामने वाले एलिमेंट को मैंने छुपा दिया, बचा कितना है 5 0 2 2। मैं आपको बता ही चुका हूँ पिछले वीडियो में, जब मैं एक्सपेंशन में जिस एलिमेंट को बाहर लेता हूँ
उसके सामने वाले एलिमेंट को छुपा के बाकी बचे हुए एलिमेंट का मैं एक छोटा सा डिटरमिनेंट बना लेता हूँ। मतलब जो डिटरमिनेंट बनता है, डिटरमिनेंट बनाते हैं। यहाँ पे कितना है आपका 7 है, रो है और कॉलम है। चलिए इसके सामने जितने भी एलिमेंट है छुपा दो। 5 0 3 -2। इस बार जो अपन लोग साइन लगाते हैं, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा पॉजिटिव। ठीक है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कैसे एक्सपेंशन करते हैं। यहाँ पे 9 रहेगा, इसका मल्टीपल कितना 6 हो जाएगा, इसका माइनस का 4 हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि नीचे से ऊपर जाने पर माइनस का साइन भी आएगा आपका। यहाँ पे माइनस का 2 है, यहाँ पे 5 2 जा 10 और 0 2 जा 0। यहाँ 7 है, 5 2 जा माइनस का 10 और यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 6 4 10, 10 का गुणा 9 से करोगे 90 हो जाएगा। यहाँ माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस का 70। ये सब कैंसिल होने के बाद आपका आंसर कितना आया, 0 है। तो मैंने ये तो आपका डायरेक्ट एक्सपेंशन किया। अब यूज बाई प्रॉपर्टी, अब मैं इसको प्रॉपर्टी के हिसाब से करना चाहता हूँ इसी को। ये तो आपका डायरेक्ट एक्सपेंशन हो गया। प्रॉपर्टी में मैंने क्या बोला कि रो और कॉलम ऐड भी कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मैंने लगभग 10-11 प्रकार की आपको प्रॉपर्टी आपको बताई है। तो उसी से मैंने एक प्रॉपर्टी उठा ली कि मैंने यहाँ पे C2 में को चेंज करके यहाँ पे C2 प्लस का C3 कर दिया। C2 को चेंज करके C2 प्लस का क्या कर दिया, C3। तो C2 में C3 ऐड करोगे तो 7 और 2 कितना हो गया, 9 हो गया। 5 3 और 2 का 5 हो गया, -2 और 2 आपका 0 हो गया। यहाँ पे कितना है, 9 है, 5 है, 0। मैंने क्या किया, C2 को चेंज किया, तो C2 को चेंज कर दिया और C2 में मैंने C3 ऐड कर दिया। यहाँ पे कितना है, 7 2 2। अब देखा जाए तो यहाँ पे दो कॉलम कैसे हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो प्रॉपर्टी से ये फायदा हुआ। अब प्रॉपर्टी लगाने के लिए खुद ही सोचना पड़ेगा कहाँ कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई। जैसे मुझे दिखा कि इन दोनों को ऐड करने पर पहला कॉलम आपका डेवलप हो रहा, तो मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, 7 2 9 3 2 5 -2 और 2 0। तो पहला कॉलम डेवलप हो गया, दोनों कॉलम सेम हो गए। मैंने प्रॉपर्टी में बताया था दो रो या दो कॉलम सेम है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो इस प्रकार से हम लोग प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगले वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे। मैंने पहले वीडियो में आपको डिटरमिनेंट बताया क्या होता है और दूसरी वीडियो में मैंने इनकी प्रॉपर्टी के बारे में बताया। चलिए, ओके।